जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं घटना चक्र के समान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस वीडियो में मैंने घटना चक्र में जितने भी समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न दिए गए थे, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, उनको मैंने कवर किया है। चूँकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए इस वीडियो को मैंने कई पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ये हमारा जो है दोस्तों पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैंने भौतिक विज्ञान के घटना चक्र के पहले 2 चैप्टरों को कवर किया है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों भौतिक विज्ञान में मात्रक एवं इकाई से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो दोस्तों विद्युत धारा जो है वो मूल भौतिक राशि है। ठीक है, अब देखते हैं मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है। तो दोस्तों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति का मात्रक क्या है? तो दोस्तों शक्ति का मात्रक वाट है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है, और शक्ति का फॉर्मूला होता है दोस्तों कार्य बटा समय। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बल का मात्रक है। तो दोस्तों बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो बल का मात्रक होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कार्य का जो अदिश राशि है और कार्य का जो मात्रक है जूल है, साथ ही साथ ऊर्जा का भी मात्रक जूल है। तो इन दोनों का मात्रक सेम ही है जूल। नेक्स्ट है हमारा आवृत्ति को मापा जाता है। तो दोस्तों आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। हर्ट्ज में मापा जाता है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो दोस्तों चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होता है ओम मीटर, जो कि इस ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। तो इसका ऐसा ही मात्रक दोस्तों ओम मीटर होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत प्रतिरोधकता का? तो रेजिस्टेंस ए यानी एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। नेक्स्ट है दोस्तों ओम मीटर मात्रक है। तो दोस्तों ओम मीटर प्रतिरोधकता का मापक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश वर्ष इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष कितना बराबर होता है दोस्तों? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश वर्ष होता है। तो दोस्तों प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की इकाई सेम क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो एक पारसेक इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? तो 3.25 प्रकाश वर्ष होता है।
और 1 पारसेक इक्वल टू कितना मीटर होता है दोस्तों, तो 3 × 10 पे पावर 16 मीटर होता है। और 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, तो 9.46 × 10 पे पावर 15 मीटर होता है। इसलिए 1 पारसेक इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारसेक मात्रक है, तो पारसेक दूरी का मात्रक है दोस्तों। नेक्स्ट है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो दोस्तों सेंटीमीटर को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, तो 0.39 इंच होता है दोस्तों। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर हमको इंच प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो दोस्तों इसे 183 × 10 पे पावर 7 नैनोमीटर से व्यक्त की जाएगी दोस्तों। 1 नैनोमीटर बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों कितना होता है, 10 पे पावर -9 मीटर। और 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, तो 0.305 मीटर। इसलिए 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 13.5 × 10 पे पावर 7 नैनोमीटर। इसलिए 6 फीट इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 183 × 10 पे पावर 7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है दोस्तों, तो 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर में कितना होता है दोस्तों, तो 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर। जबकि मीटर में कितना होता है दोस्तों, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -9 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर अभी मैंने बताया 10 पे पावर -9 मीटर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा की मापने की इकाई है दोस्तों। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, तो मेगावाट बिजली नापने की इकाई है दोस्तों जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर होता है दोस्तों 10 पे पावर 6 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, सूची मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो त्वरण का मात्र इकाई क्या होता है दोस्तों, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। कृति आवेग का क्या होता है दोस्तों, कृति कार्य का कितना होता है दोस्तों, तो जूल होता है। और आवेग का क्या होता है दोस्तों, तो न्यूटन सेकंड होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों दाब जो है, दाब का जो इकाई यहाँ पर दिया है एसआई यूनिट, दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है, जबकि दाब का सीजीएस यूनिट में क्या होता है, इकाई डाइन होता है। तो इस हिसाब से आंसर जो डी दिया हुआ है यहाँ पर वो गलत है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो दोस्तों विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बीपीएससी 2019 में जो बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति करते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो वाट किसका है दोस्तों, तो वाट शक्ति का इकाई है। नॉट किसका है, तो समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए इकाई है। नेक्स्ट है दोस्तों नॉटिकल मील, तो नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयोग की जाती है। और कैलोरी ऊष्मा का इकाई है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी यानी 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर सुमेलित करना है कि जूल किसका है दोस्तों, तो जूल कार्य की इकाई होती है जूल। एम्पियर किसका है दोस्तों, तो धारा का है। वाट किसका है, तो वाट सामर्थ्य का है यानी शक्ति का। वोल्ट किसका है दोस्तों, विभवांतर का है। और कैलोरी किसका है दोस्तों, तो ऊष्मा का है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए आंसर यानी 3 1 2 4 5। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। बाकी नॉट जो है जहाज के चाल की माप की इकाई, ये सही है। नॉटिकल जो मील है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। जबकि प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों समय मापन की इकाई नहीं है बल्कि दूरी मापन की इकाई है। नेक्स्ट है दोस्तों एंगस्ट्रम इकाई है, तो दोस्तों एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य की इकाई है। और 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 10 पे पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, तो दोस्तों 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है दोस्तों,
1 जूल पर सेकेंड होता है और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, तो 746 वाट। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। उच्च वेग को मैक से मापा जाता है, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम से, दाब को पास्कल से और ऊर्जा को जूल से मापा जाता है। यानी ये सब सही सम्मिलित हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल ऊर्जा से संबंधित है तो पास्कल दबाव से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिली लीटर मीटर। तो आपको याद रखना है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1/1000 मिली लीटर मीटर होता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर और 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है दोस्तों, तो 10⁻3 मिलीमीटर होता है। इसलिए 1 माइक्रोन बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1/10⁻3 मिली लीटर मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन लंबाई किसका प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर को यह प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें कि मीटर में कितना हो, तो मीटर में कितना है दोस्तों, 10⁻⁻6 मीटर, और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। औसत शक्ति जो है शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई है, गलत है दोस्तों। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि ताप को मापने का मात्रक है सेल्सियस। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई क्या है दोस्तों, तो समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो दोस्तों डी जो है वाट शक्ति की इकाई है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। जबकि कैलोरी, किलो जूल, ये सब ऊष्मा की इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो दोस्तों सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि ताप की इकाई है सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है दोस्तों, तो 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 पिको बराबर होता है। तो दोस्तों 1 पिकोग्राम बराबर होता है दोस्तों 10⁻12 ग्राम के बराबर। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम होती है। और 1 पिकोग्राम बराबर होता है दोस्तों 10⁻12 मीटर। 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम बराबर होता है 10⁻15 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻3 ग्राम। 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻9 ग्राम होता है दोस्तों। तो ये आपको कुछ इकाई है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। पास्कल इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है दोस्तों। और 1 पास्कल इक्वल टू कितना होता है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, 1 पास्कल के बराबर। दाब की इकाई है, तो दोस्तों दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन पर वर्ग मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 का, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दाब का मात्रक है। तो दोस्तों दाब का मात्रक, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है दाब का मात्रक नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो किलोग्राम बल वर्ग सेंटीमीटर, जिसे पढ़ाया किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर से निरूपित किया जाता है, दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसे हम लोग पास्कल के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, यानी पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है। तो इसका इकाई क्या है दोस्तों, तो बार है। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 बार बराबर कितना पास्कल होता है दोस्तों, तो 10⁵ पास्कल होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 1 बार बराबर कितना होता है, तो 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो यह 1 बार के बराबर है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 किलोग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके बराबर है, तो यह 1 बार के बराबर है दोस्तों। चूँकि 1 डाइन बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 1.02 × 10⁻⁻6 किलोग्राम, और 1 बार बराबर होता है दोस्तों 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए डाइन का मान
बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक बार बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 पे पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1.02 इंटू 10 पे पावर -6 इंटू 10 पे पावर 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कैलकुलेट करने पर कितना आएगा दोस्तों, तो 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से अदिश राशि है, बल, वेग और त्वरण, ये सदिश राशि है दोस्तों, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्केलर क्वांटिटी इसमें कौन है, तो दाब है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों दाब के अदिश राशि और कौन कौन सी है दोस्तों, उसे भी देख लेते हैं। तो अदिश राशियों में आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब जितनी भी होती हैं दोस्तों, ये अदिश राशि हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी हैं, जबकि वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब जो है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियाँ हैं ये सब। नेक्स्ट है दोस्तों तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो दोस्तों तेल का एक बैरल निम्न 159 लीटर के बराबर होता है। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में मापा जाता है। एक बैरल बराबर होता है दोस्तों 158.9873 लीटर। एक बैरल बराबर होता है घन मीटर में 0.158987 घन मीटर। नेक्स्ट 1 बैरल इक्वल टू होता है 42 यूएस गैलन। एक बैरल बराबर होता है दोस्तों 34.9723 यूके गैलन। तो ये 1 बैरल इक्वल टू कुछ इतने इकाई दिए गए हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो दोस्तों लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर। दिए गए ऑप्शन में लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्मीमीटर। चूँकि दोस्तों 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 पे पावर -6 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 पे पावर -9 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 पे पावर -10 मीटर होता है, 1 फर्मीमीटर इक्वल टू 10 पे पावर -15 मीटर होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। क्यूसेक किसका है दोस्तों, तो क्यूसेक प्रवाह की दर को मापा जाता है। बाइट में कंप्यूटर की गति को मापा जाता है दोस्तों। रिक्टर से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, और बार यानी बार से दाब को मापा जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी 3 4 2 1 इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्यूसेक में मापा जाता है, तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है दोस्तों, तो जल का बहाव यानी जल की प्रवाह को मापा जाता है क्यूसेक में। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है, तो डॉप्सन जो है दोस्तों वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करता है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 इंटू 10 पे पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों मापक एवं यंत्र एवं पैमाने से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पूछे गए हैं उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। और ये सवाल भी पूछा गया है दोस्तों कि किस तरंग का प्रयोग किया जाता है सोनार में, तो पराश्रव तरंगों का प्रयोग होता है इसमें सोनार में। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं जिनकी सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि सोनार में हम लोग कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं, तो पराश्रव तरंगों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है दोस्तों, तो ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोमीटर दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है दोस्तों, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? अभी मैंने बताया है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व का मापन करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो जल के घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों वायुयान जो इसमें टैक्योमीटर है जिसका दबांतर दिया हुआ वो गलत है दोस्तों। एनीमोमीटर से वायुयान की चाल मापी जाती है, यानी वायु की चाल मापी जाती है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी सही है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, जबकि टैक्योमीटर से दाबांतर जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। अन्य विकल्पों के युग में सम्मिलित है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों पायरोमीटर, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण पूर्ण विकिरण उताप मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह ताप मापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि यह तापमापी किसके नियम पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिनके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस ताप मापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित संयंत्र में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों, इसका आंसर क्या है? पायरोमीटर, यानी ए। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो दोस्तों विकिरण ताप मापी को पायरोमीटर कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विकिरण ताप मापी को क्या कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? तो दोस्तों वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है दोस्तों। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च ताप का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। ये यूपीपीसीए 2015 में प्री में और प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर सोलर रेडिएशन हो जाएगा दोस्तों। तो सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण होते हैं। पहला है दोस्तों पायरेनोमीटर और दूसरा है पायर हीलियोमीटर। तो ये दोनों सौर विकिरण को मापने वाले उपकरण दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो दोस्तों मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से। एमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? तो धारा मापते हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? तो दाब मापते हैं हम लोग। और स्प्रिंग तुला से हम लोग भार मापते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 3, 4, 2, 1। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। और बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, यह बिल्कुल सही है। ओंडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये भी सही है दोस्तों। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, ये भी सही है। एमीटर विद्युत शक्ति
नहीं दोस्तों, एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है, बल्कि एमीटर धारा के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है एमीटर का, यानी विद्युत धारा के को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, न कि विद्युत शक्ति मापक यंत्र के रूप में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया, और ये बीपीएससी प्री 2018-2019 में पूछा गया है दोस्तों। तो ये कितने महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, घटना चक्र के आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इनको कर जाते हैं, बीपीएससी में बैठते हैं या किसी भी अदर एग्जाम में इस बुक को कवर करके जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम को संकेत करता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों इसका आंसर जो है कोई इसमें नहीं दिया गया, स्टार लगा हुआ है। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। तो इस हिसाब से दोस्तों साधारण बैरोमीटर में कौन सा प्रचलन है? तो जल, पारा, अल्कोहल ये सभी होता है, लेकिन साधारण बैरोमीटर में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है दोस्तों? तो पारा। यहाँ लिखा हुआ है कि साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अत्यधिक प्रचलन में है। नेक्स्ट है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है दोस्तों। दूध का अपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर एक वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयोग होता है। स्पेक्ट्रोमीटर से एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट दोस्तों, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं हम लोग दोस्तों? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। तो ये यहाँ पर एक नया पॉइंट है। हिप्सोमीटर क्या है दोस्तों? तो ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट यानी ऊष्मातापी किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का उपकरण है दोस्तों। तो ये भी नया पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी सम्मिलित है? तो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यही सही सम्मिलित है दोस्तों, बाकी सब गलत है। संधारित्र थर्मामीटर से नहीं मापा जाता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दिष्टकारी होता है। जंक्शन डायोड आवर्धक, तो ये तीनों गलत है दोस्तों, केवल एक ही सही है। और कौन है वो? तो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यही सम्मिलित है दोस्तों, सही। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, अतः विकल्प ए सही है। सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो स्टेथोस्कोप जिसको आला हम लोग बोलते हैं, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और
स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मापा जाता है। लक्स मीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। और कैरियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सोने की शुद्धता का पता चलता है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका आंसर पहला स्टेथोस्कोप का रक्तचाप यानी पहला का 4 हो जाएगा, पहला का 3 हो जाएगा, दूसरा का 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी होगा। रक्तदाब नापने का यंत्र का माप क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो है दोस्तों रक्तदाब मापने का यंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर को 15,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है, रडार उपयोग में आता है। तो रडार उपयोग में क्यों लाया जाता है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। और रडार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर में पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता है दोस्तों वो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथम स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने बराबर भागों में बटा रहता है। तो 1 से 9 तक बराबर भागों में ये बटा रहता है रिक्टर स्केल। नेक्स्ट दोस्तों, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। रिक्टर पैमाने पर मापने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों तो भूकंपीय लहरों का आयाम। नेक्स्ट दोस्तों, भूकंप यानी अर्थक्वेक की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों तो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों रिक्टर से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, न कि आर्द्रता। आर्द्रता को मापने की इकाई क्या है दोस्तों? तो अभी इससे पहले मैंने काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड चल चुका था। आर्द्रता को मापने वाला इकाई क्या है? तो हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो दोस्तों केल्विन में जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में जो है ऋणात्मक तापमान का माप होता है, जबकि केल्विन में इसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न के भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों निम्न से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ यानी बी। सिस्मोग्राफ भूकंप तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्रेस्कोग्राफ से पौधे में वृद्धि को मापा जाता है, पौधे की वृद्धि को मापा जाता है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। रेनगेज वर्षा मापी यंत्र है। गीजर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ पर मापी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भूकंप। तो भूकंप की तीव्रता भूकंप को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ऊंचाई को किससे मापते हैं? तो अल्टीमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं और प्रतिरोध को ओम से मापते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो इसके हिसाब से इसका आंसर 2, 3, 1, 4 होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सही समय फेदोमीटर। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और अल्टीमीटर से हम लोग दोस्तों ऊंचाई मापते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो 4 से शुरू होना चाहिए। कौन सा आंसर है? तो 2 आंसर है, बी और सी। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब यानी दूसरा का आंसर 1 होना चाहिए, यानी 4, 1 जो होगा वो आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट दोस्तों, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एनीमोमीटर।
तो एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है दोस्तों। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो आर्द्रता मापा जाता है। इस हिसाब से पहला का ऑप्शन होना चाहिए ए, यानी ए 3 से मैच करेगा, यानी 3 वाला कौन है आंसर दोस्तों, तो डी। एक ही ऑप्शन में 3 है, तो वो आंसर कौन सा है, तो डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर सुमेलित करना है कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैनोमीटर से दाब नहीं मापा जाता है दोस्तों, जबकि कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें से जो सिस्मोमीटर है दोस्तों, सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापा जाए, यानी भूकंप का लेखन उस पर होता है सिस्मोग्राफ पर। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है डी गलत है। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन का मापा जाता है, ये भी सही है। कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापी जाती है, ये भी सही है। और सिस्मोमीटर से पृष्ठतल की वक्रता, ये गलत है दोस्तों। यह भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है, यंत्र है सिस्मोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो फोनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों, तो इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फोनोमीटर क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापने का एक यंत्र है। नेक्स्ट है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ नाम से जाना जाता है दोस्तों, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को। तो पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तु की गति मापने का यंत्र है। और काइमोग्राफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों जिसे आपको ध्यान रखना है। जैसे गायरोस्कोप है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और काइमोग्राफ क्या है दोस्तों, तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, रक्तचाप, हृदय धड़कन आदि, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है काइमोग्राफ से, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र, तो कौन है दोस्तों, तो थियोडोलाइट के द्वारा ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग केवल 2 ही चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने घटना चक्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए एग्जाम में उनको हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के जो 2 और चैप्टर हैं उनको हम लोग कवर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के डिस्कशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू।